नमस्कार बच्चों, आप सबका पोट भरे कॉमर्स क्लास में पोट भरे सर के क्लास में स्वागत है। वेलकम बच्चों। इसके पूर्व मेरा एक वीडियो आया था ख्याति और ख्याति का मूल्यांकन, गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसमें मैंने आपको ख्याति क्या है, उसके प्रकार क्या हैं, उसकी प्रकृति क्या है, और मैंने विधि में पहली विधि आपको बताया था औसत लाभ विधि और भारित औसत लाभ विधि, सिंपल एवरेज मेथड्स और वेटेड एवरेज मेथड्स के बारे में हमने डिस्कस किए थे। बच्चों, हमारा पार्ट 2 गुडविल का ख्याति का मूल्यांकन में हमारी अन्य जो विधियां बच गई हैं, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। उनमें हमारी सेकंड नंबर की विधि है अधिलाभ विधि, सुपर प्रॉफिट मेथड्स। तो ये सुपर प्रॉफिट मेथड होती क्या है, अधिलाभ विधि से क्या तात्पर्य है? तो अधिलाभ से मतलब होता है सामान्य लाभ की तुलना में हमको अतिरिक्त कोई भी लाभ प्राप्त होता है, उसको हम क्या कहते हैं? अधिलाभ कहते हैं, सुपर प्रॉफिट कहते हैं। सिंपल एग्जांपल के रूप में हमने मान के चल रहे हैं कि मैंने 1 लाख रुपए लगाकर व्यापार स्टार्ट किया और मुझे उस व्यापार से साल भर में औसत लाभ एवरेज प्रॉफिट 15,000 हुआ है। जबकि अगर मैं बिजनेस में वो पैसा नहीं लगाया होता तो मैं बैंक में रख दिया होता, और बैंक में सामान्य ब्याज दर क्या चल रही, 10% चल रही है। तो 1 लाख का 10% 10,000, मुझे बिना कोई मेहनत किए मुझे 10,000 मिल रहा था। हाँ, चूंकि मैंने अपने व्यापार में लगाया हूं तो वहां से मुझे कितना लाभ हुआ, 15,000 का। तो कितना ज्यादा लाभ हुआ, 5,000 का ज्यादा लाभ हुआ। वही 5,000 क्या कहलाता है बच्चों? सुपर प्रॉफिट कहलाता है, अधिलाभ कहलाता है। तो अधिलाभ के आधार पर हम ख्याति का मूल्यांकन करेंगे, गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। तो इस गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे हम बच्चों। तो इसमें हमारा सूत्र है ख्याति बराबर गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। अधिलाभ गुणित क्रय के वर्षों की संख्या। तो बच्चों, प्रश्न में हमको हमेशा आपको क्रय के वर्षों की संख्या दिया रहेगा कि क्रय के 3 गुने के बराबर है, क्रय के 2 गुने के बराबर है, 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है। तो आपको प्रश्न में क्या दिया रहेगा? क्रय के वर्षों की संख्या हमेशा प्रश्न में दिया हुआ रहेगा। अर्थात मान लीजिए हमको इस प्रश्न में हमको दे दिया 3 वर्ष दिया है, आपको क्या नहीं दिया हुआ बच्चों? अधिलाभ नहीं दिया हुआ है, आपको क्या नहीं मिला हुआ है? सुपर प्रॉफिट नहीं है। तो आपको क्या गणना करना पड़ेगा? पहले सुपर प्रॉफिट। तो आपका सुपर प्रॉफिट नहीं है तो आपको सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का हमारा फार्मूला होता है अधिलाभ बराबर औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। सुपर प्रॉफिट बराबर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपको प्रश्न में औसत लाभ दे देगा। आपको प्रश्न में क्या दिया रहता है? औसत लाभ दे दिया रहता है। अगर नहीं दिया है तो आपको गत 3 वर्षों का लाभ दिया रहेगा, तो गत 3 वर्षों के लाभ को जोड़ के 3 से भाग दे दो तो औसत लाभ आ जाएगा। क्योंकि इसके पहले विधि में हम पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हमको औसत लाभ जनरली इसमें प्रश्न में दिया रहता है। तो आपको मान लीजिए प्रश्न में औसत लाभ दे दिया 15,000, लेकिन आपके पास क्या नहीं दिया है? सामान्य लाभ नहीं दिया। जब तक आपको सामान्य लाभ नहीं मिलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तब तक आपका सुपर प्रॉफिट नहीं निकलेगा। तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? नॉर्मल प्रॉफिट की गणना करनी पड़ेगी, सामान्य लाभ की गणना करनी पड़ेगी। और सामान्य लाभ का हमारा सूत्र है नॉर्मल प्रॉफिट बराबर कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ परसेंट अपॉन 100, विनियोजित पूंजी गुणित ब्याज की दर बटे 100। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है, विनियोजित पूंजी का मतलब होता है कि मालिक के द्वारा फर्म में एक्चुअल कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है। तो कई बार हमको प्रश्न में बता देता है कि मालिक के द्वारा, स्वामी के द्वारा 1 लाख रुपए लगाया गया, 2 लाख रुपए लगाया गया, 3 लाख रुपए लगाया गया। कई बार आपको प्रश्न में विनियोजित पूंजी कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया रहेगा, तो उस समय हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा, विनियोजित पूंजी निकालना पड़ेगा। तो ये विनियोजित पूंजी कैसे निकलेगा? इसके पहले आपने क्लास 11th में अपूर्ण लेखा सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़े हो, जिसमें हमको पूंजी की गणना करते थे अवस्था विवरण बना करके, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो हम सभी संपत्तियों को, एसेट साइड के सभी संपत्तियों में से सभी लायबिलिटीज को माइनस कर देते थे, तो डिफरेंस अमाउंट क्या आती थी? पूंजी आती थी। बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है कि फर्म की जितनी भी एसेट्स है, जितनी भी संपत्ति है, उन संपत्तियों का योग। तो बच्चों, टोटल संपत्तियों में से टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज
जितने भी बाहरी दायित्व होते हैं। तो अब यार बाहरी दायित्व से हमारा क्या मतलब है, तो किसी भी व्यापार का एक्सटर्नल लायबिलिटीज का मतलब होता है, बाह्य दायित्व का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हमने एक उधार माल खरीदे, क्रेडिटर्स हुआ, बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हुए, बैंक लोन हुआ, ये सब क्या कहलाता है, आउटसाइड लायबिलिटीज कहलाता है। तो टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा, विनियोजित पूंजी आएगा। अभी अपने इसको देखते हैं बच्चों, पहले हमने क्या देखे थे, हमको यहाँ अधिलाभ की जरूरत थी, हमने अधिलाभ निकालना पड़ेगा हमको। अधिलाभ के लिए हमको क्या जरूरत है, सामान्य लाभ की जरूरत है, तो हमको सामान्य लाभ ज्ञात करना पड़ेगा। और सामान्य लाभ के लिए हमको क्या जरूरत है, विनियोजित पूंजी की जरूरत है, तो विनियोजित पूंजी निकालेंगे। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन है, उसमें हमको बता दिया है कि इस व्यापारी के पास कुल संपत्तियां कितनी थी, 1,50,000 की संपत्तियां थी, जिसमें से 50,000 रुपए क्या था, आउटसाइड लायबिलिटीज था, बाहरी दायित्व कितना था, 50,000 था। तो 1,50,000 में से 50,000 घटाओगे तो कितना आएगा, 1 लाख आएगा। क्या है, 1,50,000 में से कितना घटाएंगे, 50,000 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 लाख है। तो इस तरह से विनियोजित पूंजी हमारी कितनी निकल गई, 1 लाख निकली है। तो 1 लाख रुपए को आप कहां बैठा देंगे, विनियोजित पूंजी में रख दीजिए, 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए का 10% हमको निकालना है, तो कैलकुलेशन करेंगे तो 1 लाख रुपए का 10% कितना आता है, 10,000 रुपए। कितना आता है, 10। तो सामान्य लाभ हमारा कितना निकल गया है, 10,000 निकल गया है। तो आप सामान्य लाभ को यहां पे बैठा दीजिए 10,000 रुपए को। तो इस तरह से अधिलाभ निकालना है, तो औसत लाभ में से सामान्य लाभ घटाना है। औसत लाभ आपको पहले से प्रश्न में दिया है 15,000, तो 15,000 में से 10,000 आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, 5,000 आएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा सुपर प्रॉफिट अधिलाभ कितना निकला है, 5,000 निकला है। अब इस सुपर प्रॉफिट को गुडविल के सूत्र में बैठा दो, अधिलाभ हमारा कितना आया था, 5,000 आया था। तो 5,000 इंटू 3 कर दो, तो आपका कितना निकल के आ गया, 15,000 रुपए आपके क्या निकल गए बच्चों, गुडविल निकल गई है। तो कुल मिलाकर के सुपर प्रॉफिट विधि में गुडविल निकालने का फार्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग, जिसमें से आपको वर्ष दिया रहेगा, अधिलाभ नहीं दिया रहेगा। तो फिलहाल हमने ज्ञात किए, तो अधिलाभ कितना आया था, 5,000 आया था, 5,000 से 3 से गुणा कितना, 15,000 आ गया। अधिलाभ कैसे निकलता है, औसत लाभ में से सामान्य लाभ घटाते हैं। तो औसत लाभ 15,000 था, जिसमें सामान्य लाभ हमारा 10,000 आया था, माइनस किए तो सुपर प्रॉफिट आया। अगर हमको विनियोजित पूंजी नहीं दिया हुआ है तो टोटल एसेट में से टोटल लायबिलिटीज घटा देंगे तो हमारी विनियोजित पूंजी आ जाएगी। और विनियोजित पूंजी का सामान्य ब्याज दर प्रश्न में जो दिया रहता है उससे आप निकालोगे तो क्या आएगा, सामान्य लाभ निकल जाता है। तो इस तरह से बच्चों आप क्या ज्ञात कर सकते हो, अधिलाभ विधि से ख्याति की गणना की जा सकती है। तीसरी विधि है हमारी पूंजीकरण विधि। कौन सी विधि है, पूंजीकरण विधि। तो पूंजीकरण विधि में कैपिटलाइजेशन मेथड्स कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, कैपिटलाइजेशन मेथड्स, पूंजीकरण विधि। तो ये पूंजीकरण विधि जो होती है 2 तरीके से निकलता है। एक, आपको प्रश्न में अधिलाभ की गणना, अधिलाभ की जानकारी होने पर, अगर आपको प्रश्न में अधिलाभ मालूम है तो आप इस मेथड से निकालेंगे। तो इसका सूत्र है गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ परसेंटेज, अधिलाभ गुणित 100 बटे ब्याज की सामान्य दर। प्रश्न में आपको क्या मालूम है, सुपर प्रॉफिट मालूम है। अगर नहीं मालूम है तो आपको सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए यहां तक की कार्रवाई आपको पूरी करनी पड़ेगी। कहां तक की, यहां तक कि आपको पूरी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो आपका क्या निकल जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे हमारे इस प्रश्न में सुपर प्रॉफिट कितना आया था, 5,000 आया था। तो आप इस सूत्र में आप निकाल सकते हैं सुपर प्रॉफिट कितना आया था, 5,000। आपको 100 कॉमन है और ब्याज की दर आपको 10% दिया हुआ है। क्या दिया हुआ आपको, ब्याज की दर 10% है। अब इसको हल करोगे तो आपका कितना निकला, 1010 निकला। 5,000 को 10 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 50,000 रुपए। तो यहाँ गुडविल क्या निकली बच्चों, अधिलाभ के विधि, अधिलाभ के आधार पर पूंजीकरण विधि से आपकी गुडविल कितनी निकली है, 50,000। अगर प्रश्न में आपको अधिलाभ न देकर के आपको प्रश्न में औसत लाभ दिया हुआ है, तो आप एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, तो आप एवरेज प्रॉफिट के आधार पर भी गुडविल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो और औसत लाभ के आधार पर ज्ञात करेंगे तो गुडविल का फार्मूला है ख्याति बराबर औसत एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ परसेंटेज, औसत लाभ गुणित 100 बटे ब्याज की दर। और ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट के बाहर में है माइनस विनियोजित पूंजी।
माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अब इस प्रश्न में हमारे पास औसत लाभ मालूम था हमको 15,000 रुपए, 100 भी मालूम है, कॉमन है, दर भी हमको मालूम है 10। और प्रश्न में विनियोजित पूंजी हमने निकाले थे, कितना आया था हमारा विनियोजित पूंजी? 1 लाख रुपए आया था। तो विनियोजित पूंजी कितना है? माइनस 1 लाख। तो इसमें से 1 लाख माइनस कर देंगे। तो अब इसको हल करोगे, 1010 कटी और 15,000 को 10 से गुणा करोगे तो 1,50,000 आएगा। 1,50,000 में से 1 लाख माइनस करोगे तो कितना आएगा? 50,000। तो मतलब दोनों ही तरीके से हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे तो दोनों का आंसर हमारा क्या आएगा? सेम आएगा। अगर प्रश्न में आपको वास्तविक औसत लाभ दिया हुआ है और विनियोजित पूंजी जानकारी दी हुई है तो आपको सेकंड विधि से बनाना ज्यादा लाभप्रद है, क्योंकि वहां पे आपको सुपर प्रॉफिट निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो डायरेक्ट हम निकाल लेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ परसेंटेज। जैसे हमको यहाँ 15,000 मालूम था, 15,000 गुणित 100/10 इसका 1,50,000 माइनस 1 लाख विनियोजित पूंजी दी हुई है तो आपकी गुडविल आ गई। हाँ, अगर प्रश्न में आपको वास्तविक औसत लाभ नहीं दिया हुआ है, केवल आपको अधिलाभ की जानकारी दी हुई है, सुपर प्रॉफिट की जानकारी दी हुई है, तो आप उस समय में पहले वाले सूत्र से निकालोगे सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ परसेंटेज। तो सुपर प्रॉफिट हमारा निकला था 5,000 गुणित 100/10, इसका भी कितना आया था बच्चों? 50,000। क्या निकल के आ गई थी? हमारी गुडविल आ गई थी। तीसरी विधि हमारी थी, चौथी विधि हमारी थी वार्षिकी मेथड्स, एनवीटी पद्धति। कौन सी मेथड थी बच्चों? एनवीटी मेथड थी, वार्षिकी पद्धति थी। तो वार्षिकी पद्धति में आपने देखा है कि वार्षिकी पद्धति में हमको एनवीटी का वैल्यू दिया रहता है। एनवीटी का वैल्यू क्या है? तो एक एनवीटी का वैल्यू मतलब 1 रुपए की वैल्यू बताई जाती है आपको। तो आपको जो एनवीटी की वैल्यू दी रहेगी, वार्षिक का मूल्य दिया रहेगा, वो 2 प्रकार का मूल्य दिया रहेगा। एक रहेगा 1 रुपए से कम और एक रहेगा 1 रुपए से ज्यादा। आप कैसे पहचानेंगे कि वार्षिकी का मूल्य 1 रुपए से कम है कि ज्यादा है? 1 रुपए से कम का मतलब होता है आपको हमेशा वैल्यू 0 से स्टार्ट रहेगा। 0.359, 0.596, 0.378, मतलब हमेशा किससे स्टार्ट रहेगा? 0 से स्टार्ट रहेगा। उसको हम बोलते हैं 1 रुपए से कम वैल्यू। अगर जिस वार्षिकी का मूल्य 1 रुपए से ज्यादा होगा, कैसे रहेगा? 1.35, 2.35, 35536 इस तरह से दिया रहेगा, तो आप मान लेंगे 1 रुपए से ज्यादा है। अगर आपको 1 रुपए से कम है तो उसका सूत्र होता है गुडविल बराबर आपका अधिलाभ सुपर प्रॉफिट इनटू एनवीटी वैल्यू। एनवीटी वैल्यू तो जनरली इसका जैसे मान लीजिए आपको यहाँ 5,000 दिया हुआ है और एनवीटी का मूल्य बताया मैंने 1 रुपए से कम है, तो 1 रुपए से कम होगा मतलब 0 से होगा 3,596 इस तरह से दिया रहेगा। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो जो डिवाइड करने से जो आएगा वो आपका क्या निकल के आ जाएगा बच्चों? गुडविल निकल के आ जाएगी। अगर आपका मूल्य 1 रुपए से ज्यादा है, किससे ज्यादा है? 1 रुपए से ज्यादा है, तो 1 रुपए से ज्यादा होगा तो सूत्र चेंज हो जाएगा। हमारा सूत्र हो जाएगा गुडविल बराबर, तो हमारा सूत्र हो जाएगा इसका गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इनटू एनवीटी वैल्यू। यहां गुणा हो जाता है तो यहां पे आपको 5,000 और एनवीटी का मूल्य दिया रहेगा 3.569 इस तरह से कुछ भी दिया रहेगा। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या निकल के आ जाएगा? गुडविल निकल के आ जाएगा। लास्ट होता बच्चों यहाँ पे एक और होती है हिडन गुडविल बोला जाता है, जिसको यहाँ पे हम हिडन गुडविल कहते हैं, जिसको हम गुप्त ख्याति भी कहते हैं। तो गुप्त ख्याति की जरूरत आपको निकालने की आवश्यकता उस समय पड़ती है जब नया साझेदार प्रवेश करता है। तो जब नया साझेदार प्रवेश करता है उस समय जब ख्याति का गणना की जाती है तो हम गुप्त ख्याति हिडन गुडविल निकालते हैं। तो हिडन गुडविल निकालने का हमारा सूत्र होता है कि आपको फर्म की कुल संपत्ति, तो यहां पे हम क्या करेंगे? यहां पे आपको इसका फर्म की कुल पूंजी, फर्म की कुल पूंजी
टोटल एसेट्स ऑफ फर्म, फर्म की संयुक्त पूंजी, फर्म की संयुक्त पूंजी, कंबाइंड एसेट्स ऑफ फर्म और माइनर इक्वल गुप्त ख्याति, गुप्त ख्याति, हिडन गुडविल। तो ये इसका सूत्र है बच्चों, क्या है? फर्म की कुल पूंजी माइनस फर्म की संयुक्त पूंजी बराबर क्या होता है? गुप्त ख्याति। अब यार फर्म की कुल पूंजी का तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पे आपको बता देता है नया साझेदार जो प्रवेश करेगा, जो नया साझेदार हमारे पास आ रहा है वो 1/5 भाग के लिए 12,000 रुपए ला रहा है। कितना ला रहा है? 1/5 भाग के लिए 12,000 ला रहा है। अगर वो पूरा व्यापार ले लेता तो कितना लाता? तो इसको पलटा देते हैं, तो 12,000 गुणित 5/1, तो इस तरह से 12×5 = 60, ये 60,000 रुपए जो आया है उसको यहाँ पे आप क्या कहा जाता है? कुल पूंजी कहा जाता है, फर्म की कुल पूंजी। तो फर्म की कुल पूंजी कितनी है? 60,000 है। अब यहाँ पे हमको देखेंगे प्रश्न का ए और बी की आपको प्रश्न में पूंजी दी होगी, तो प्रश्न की पूंजी दोनों की दी हुई है, तो दोनों की पूंजी जो भी है उसमें हम इसको 12,000 को जोड़ देते हैं। तो मान लीजिए इसका 30,000 या 20,000 और इसकी 10,000 पूंजी थी, तो 20 और 10 कितना हुआ? 30, और ये नया साझेदार 12,000 लाया, तो 30 और 12 कितना हुआ? 42,000 हुआ। तो ये 42,000 रुपए फर्म की संयुक्त पूंजी है। इस संयुक्त पूंजी को घटा दोगे तो 60,000 में से 40, तो 18,000 जो डिफरेंस आ रहा है वो 18,000 ही क्या कहलाती है? यहाँ पे हिडन गुडविल कहलाती है, सामान्य गुडविल कहलाती है। तो ये बच्चों ये क्या था? आपके ख्याति के मूल्यांकन की विधियां थी। तो बच्चों इसके बाद आपको जो अगला वीडियो मिलेगा उसमें नए साझेदार के प्रवेश के संबंध में हम डिस्कस करेंगे। और बच्चों इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, अपने साथियों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।